Hello class, today we are going to start the last concept of this chapter, that is agrotourism, rural tourism. Okay, new approach towards the entrepreneurship. ठीक है, agrotourism और rural tourism. Agro means agriculture. ठीक है, एग्रीकल्चर को शॉर्ट फॉर्म में एग्रो यहाँ पे लिखा हुआ है. एग्रो टूरिज़म के बारे में है और रूरल टूरिज़म के बारे में. एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चरल हमेशा रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में, इन सारे रीजन्स में और एरियाज़ में एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को कंटिन्यू किया जाता है. इनकी जो इकॉनमी है वो रूरल एरियाज़ की जो इकॉनमी है वो प्योरली एग्रीकल्चरल बेस्ड इकॉनमी है. ठीक है, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो 70 to 80% पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. इसके लिए वहाँ की जो इकॉनमी है वो प्योरली एग्रीकल्चर के बेस में है. लेकिन जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर का जो पैटर्न है या एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है या आउटपुट है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बैकबोन है जहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं. वहाँ पर लोगों के लिए लिवलीहुड भी प्रोवाइड होता है. एट द सेम टाइम देर आर सर्टन एरियाज वेयर the people can come and they have it for their knowledge. ठीक है, अगर आप एग्रीकल्चर के बारे में बात करो तो हम सब चीज़ें जो हमारे पास अवेलेबल होती है, जैसे हम मार्केट में जाते तो देखते बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इन रियलिटी अगर हम बात करें तो हमको नहीं पता कि इनका कल्टीवेशन कैसे होता है. जैसे एप्पल हो गए, मैंगो हो गया, ऑरेंजेस हो गया, ग्रेप्स हो गए, बहुत सारे फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, फिर वेजिटेबल्स है. तो हमको नहीं पता होता है कि इनका कल्टीवेशन कैसे होता है, इनका प्रोडक्शन कैसे, मतलब आउटपुट कैसे फार्मर्स लेते हैं. तो बहुत सारे जो हम लोग जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, हम सारे लोगों को ये एक तरीके का एक्साइटमेंट होता है कि अगर हमको एक अपॉर्चुनिटी मिले तो हम भी जाके देखना चाहेंगे कि इनका कल्टीवेशन फार्मर्स कैसे करते हैं, कैसे इनको ध्यान रखते हैं, फिर कितने महीने में ये आते हैं. सो इट इज़ लाइक एक्साइटमेंट, इट इज़ लाइक वी कैन से ना, जो क्यूरियोसिटी होती है हम अर्बन एरियाज़ के लोगों में, वो कहीं ना कहीं एक टूरिज़म का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देता है एग्रीकल्चर के वे में. ठीक है ना. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये आइडेंटिफाई किया कि एग्रीकल्चर जो हमारा इंडिया का जो है उसको भी हम लोग एज अ टूरिज़म प्रमोट कर सकते हैं. देखिए, टूरिज़म तो हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, फिर कर्नाटका, फिर तमिलनाडु एंड राजस्थान है, यूपी, बिहार. सो वेरियस वी कैन से वेरियस प्लेसेस आर देयर, वेरियस थिंग्स आर देयर where the tourists are coming from the different parts of the world. ठीक है, बट इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसको भी एज अ टूरिज़म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि हम प्रमोट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ का जो वी कैन से फॉरेन के जो लोग हैं उनका जो एग्रीकल्चर पैटर्न है वो डिफरेंट है, हमारा इंडियंस का एग्रीकल्चर पैटर्न डिफरेंट है. तो हम सिर्फ ना फॉरेनर्स को इनवाइट करेंगे एग्रीकल्चरल टूरिज़म के लिए, बट हमारे जो इंडियंस है, जो मेनली वी कैन से ज़्यादातर लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है, उनको नहीं पता, तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं वो क्यूरियोसिटी होती है, वो एक्साइटमेंट होता है और उनको भी जानना होता है. सो व्हेन दे प्रमोट एग्रीकल्चर एज अ टूरिज़म, तो वहाँ पर वीकेंड से गवर्नमेंट का ये एक ऐसा इनिशिएटिव है कि इसके एग्रीकल्चर के बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ेगा. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उनके अंदर नॉलेज जनरेट होगा. एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, मे बी इट इज़ पॉसिबल कि को जो यंग माइंड्स है, जो यंग टैलेंट है, ठीक है ना, वो लोग भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल से रिलेटेड वी कैन से कहीं ना कहीं कोई चीज़ डेवलप करने का काम कर सकते हैं. मे बी मशीन हो सकता है, टूल हो सकता है, इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए. सो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्रो टूरिज़म के अंदर हम लोग देखेंगे. ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग से. It is an in an increasingly mechanized world, many people have lost touch with how their foods are produced or the region where it is originated. आज के टाइम पे हम लोग कहाँ रहते हैं? मुंबई जैसे टॉप क्लास की सिटीज़ में रहते हैं. ठीक है, हम लोग जॉब पे जाते हैं, जॉब से आते हैं, स्कूल से एंड ऑल,
कॉलेजेस एंड ऑल आप लोग जाते हो, घर पे आते हो, आप लोग को बना बनाया खाना मिल जाता है, जो आपको चाहिए वो मिल जाता है। बट उसके पीछे का जो रीज़न है कि वो खाना जो है वो आपके प्लेट में जो भी फूड अवेलेबल है वो कैसे है या वो किस तरीके से आया है आपके प्लेट के अंदर, दैट इज़ मेन इम्पॉर्टेंट थिंग वेयर द पीपल वांटेड टू नो। ठीक है ना, उनको जो टच है ना वो कहीं ना कहीं वो चले गया है। तो वो टच को लेके आने के लिए कि देखिए अभी ये सीज़न चल रहा है, सो अभी वीकेंड से रेनी सीज़न चल रहा है, तो रेनी सीज़न में डिफरेंट क्रॉप्स एंड डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आएंगे। ठीक है, अभी फिर विंटर सीज़न आएगा तो उसके अंदर डिफरेंट क्रॉप्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आएंगे। बट हम मुंबई में रहने की वजह से हम सारी वेराइटी, ये सारी चीज़ें हम लोगों को मिल जाती है, तो वो हमारे अंदर नेसेसरी जो नॉलेज है ना वो हमारे अंदर नहीं है। ठीक है, कि अगर फार्मर्स ने अगर मुझे ऑरेंजेस दिया है या एप्पल दिया है तो वो कैसे है और क्यों है और किस जगह से वो ओरिजिनेटेड है। ठीक है, ये सब बेसिक नॉलेज जो है ना वो कहीं ना कहीं हम अर्बन एरियाज़ में रहने वाले लोगों के अंदर वो नॉलेज नहीं है। ठीक है, एग्रो टूरिज्म ऑफर टूरिस्ट अ चांस टू रिकनेक्टेड विद द लैंड एंड प्रोवाइड्स एन हैंड ऑन एक्सपीरियंस। एग्रो टूरिज्म क्या करता है, एक अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है टूरिस्ट लोगों को, ताकि वो लोग भी इन सारी चीज़ों से वीकेंड से फेमिलियर हो सके, हैंड ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने का काम करता है विद द लोकल फूड। ठीक है, जैसे कोई कोई एरियाज़ में फ़िशिंग काफ़ी ज़्यादा होती है और तो फिश ब्रीडिंग वगैरह उनको देखा जाता है, फिर एनिमल हस्बेंड्री है, फिर बाद में बोल सकते हैं कोई रीजन या कोई एरिया वेरी रिच इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ राइस, वेरी रिच इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हीट, ज्वार, बाजरा, एंड बहुत सारे एरियाज़ में फ्लावर्स की भी वीकेंड से होती है, खेती होती है, फ्रूट्स वगैरह भी आ जाते हैं। सो पीपल शुड नो कि कौन से एरिया में क्या चीज़ें होती है और वो कैसे प्रोड्यूस होती है, फार्मर्स को क्या क्या चीज़ें केयर करनी रहती हैं, ऑल एंड ऑल चीज़ें। ठीक है, एग्रो टूरिज्म एक्टिविटीज़ इंक्लूड पिकिंग फ्रूट्स, टेंडिंग बीज, मिल्किंग काउस एंड अदर एजुकेशनल परस्यूट्स। ठीक है, तो एग्रो टूरिज्म के अंदर हम लोग बात करते हैं फ्रूट्स को लेना, बीज को लगाना, टेंडिंग बीज को है। ठीक है, मिल्किंग काउज एंड अदर एजुकेशनल परस्यूट्स जो है ना वो सारी चीज़ें आती है। आप लोग को मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आप लोग जो मुंबई सिटी में रहते हो, आप लोगों के जो एजुकेशन का जो सिलेबस है या जो पैटर्न आप लोग फॉलो कर, मतलब जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉलो करती है और जो आप लोग पढ़ते हैं उसके अंदर वीकेंड से आपके सिलेबस के अंदर कोई भी एक ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ पर आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिल सके। हाँ, आपका ईवीएस करके एक सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल एजुकेशन करके है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपको बहुत सारे वाटर कंजर्वेशन और वीकेंड से इकोसिस्टम वगैरह वगैरह आप चीज़ें देखते हो, लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड ईवीएस में भी बहुत कम नॉलेज दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों के सिलेबस के अंदर जो 6 सब्जेक्ट्स, जो 6 मेन कोर्स सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के, उसके अंदर भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको कोई उतना डिटेल्ड या कोई वेल फर्निश्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे स्टेट्स में तो वहाँ के स्टूडेंट्स को एक ऑप्शन अवेलेबल है कि एग्रीकल्चर करके एक सब्जेक्ट है। ठीक है, सो एग्रीकल्चर करके एक सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को लेके जाके वीक में 1 या 2 लेक्चर कंडक्ट करते हैं, वो ऑन फील्ड लेके जाते हैं स्टूडेंट्स को टीचर्स, और वहाँ पर स्पेसिफिक वीकेंड से एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्पेसिफिक सीडिंग्स वो लोग कराते हैं। ठीक है, जैसे अभी बारिश का टाइम है तो बीनों की, राइस का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है। सो वीकेंड से टीचर्स लेके जाएंगे, उनको सबसे पहले लेक्चर वाइज नॉलेज देंगे, फिर सीट्स वो लोग लेके आएंगे, सीट्स लेके आने के बाद उनको प्रॉपरली स्टूडेंट्स को बताएंगे कि किस तरीके से इसको हम लोग डालेंगे, फिर इसके बाद हमको क्या केयर करना पड़ता है, फर्टिलाइज़र, इरीगेशन, हाउ द थिंग्स नीड टू बी डन ओवर देयर। तो ये सारी चीज़ें एक एग्रीकल्चर का उनके पास एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पर बच्चा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट सीड्स, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरीगेशन पैटर्न, फिर डिफरेंट वी कैन से चीज़ें किस तरीके से करनी, वो सारी नॉलेज उसको मिलता है।
स्पेसिफिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी टीचर्स देने का काम करते हैं, बिकॉज टीचर्स भी कहीं ना कहीं वो जो है वो एक फार्मर्स बैकग्राउंड से ही आते हैं, ठीक है। नहीं तो कुछ फार्मर्स होते हैं जो आके बच्चों को ट्रेंड करने का काम करते हैं। टीचर्स ने क्लासरूम ट्रेनिंग दे दी तो फार्मर्स आके ट्रेंड करते हैं, उनको बताते कि किस तरीके से आप करिए, ठीक है। तो ये एक सब्जेक्ट है, एक स्कोप अवेलेबल होता है रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट्स के लिए। डिफरेंट स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वैरस मुंबई महाराष्ट्र में तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो अभी तक हैंड ऑन एक्सपीरियंस में स्टूडेंट्स को मिल सके। वैसा ही एक सब्जेक्ट होता है होम साइंस करके, एक सब्जेक्ट होता है दूसरे जो स्टेट्स का मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ पर उनको एक होम साइंस करके सब्जेक्ट होता है, जहाँ पर लड़कियों को या लड़के अगर इंटरेस्टेड है तो वो भी फूड कुकिंग वी कैन से कैसे करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ वी कैन से फूड्स जे कैसे बनाते हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करना है, कैसे उनको केयर करना है वगैरह वगैरह, कैसे सर्व करना है, ये सारी चीज़ें होम साइंस के अंदर वी कैन से ये कैटेगरीज के अंदर आ जाती है। तो होम साइंस के अंदर वी कैन से नॉट ओनली मेकिंग द फूड बट हाउ टू सर्व द पीपल एंड हाउ टू डिलीवर इट टू द अदर पीपल, ये सारी चीज़ें आती है। और एग्रीकल्चर के अंदर वो सब्जेक्ट के अंदर वो एग्रीकल्चर का स्कोप होता है। तो वहाँ के बच्चों की अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। वैरस हम महाराष्ट्र में बात करें तो आफ्टर योर दिस 12th स्टैंडर्ड गेट्स ओवर, तो जैसे आप बीए करते हो तो उसके अंदर आपको फिर मिल जाएगा स्कोप एक होम साइंस के सब्जेक्ट्स का, और बाकी के सब्जेक्ट्स में तो उतना हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता बच्चों को, ठीक है। तो टूरिज़्म इंक्लूड्स कैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसके अंदर आती है जो भी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है। एग्रो टूरिज़्म फोकसेस ऑन ट्रैवल दैट इज़ एम्पावरिंग टू लोकल कम्युनिटीज़, ठीक है, बहुत सोशली एंड इकोनॉमिकली। तो एग्रो टूरिज़्म क्या करता है, एम्पावर करता है लोकल कम्युनिटीज़ को सोशली एंड इकोनॉमिकली, ठीक है। Recognizing the need to diversify their farm products and supplement their agricultural income, many farmers consider agrotourism as an income option for the long-term sustainability of their farms, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज करते हैं वो लोग अपने नीड्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए फार्म प्रोडक्ट्स से रिलेटेड और भी चीज़ें क्या वो सप्लीमेंट्री कर सकते हैं जिससे उनका एक्स्ट्रा इनकम आ सके। जो भी चीज़ें देखिए फार्म तो उनके पास अवेलेबल है, लैंड अवेलेबल है, वो लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट वी कैन से फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स एंड वेरियस अदर सीड्स लगा के वो लोग इनकम जनरेट करते ही करते हैं। बट इसके अलावा और क्या उनके पास एक इनकम ऑप्शन हो सकता है सप्लीमेंट्री टू एग्रीकल्चर, तो वो अगर हम बात करें तो फार्मर्स के पास एक एग्रो टूरिज़म करके एक ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पर वो एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है एग्रो टूरिज़म का, ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है, ठीक है, लॉन्ग टर्म चलते रहेगा अनलेस एंड अनटिल दे हैव द फार्म विद देमसेल्फ हैविंग द डिफरेंट वैरायटी ऑफ सीड्स। ये लॉन्ग टर्म के लिए उनको बेनिफिट देने वाला है। एग्रो टूरिज़म कैन सपोर्ट एग्रीकल्चरल इकोनॉमी व्हेन लोकल प्रोड्यूसर कैन नो लॉन्गर कम्पीट इकोनॉमिकली, ठीक है। तो एग्रो टूरिज़म क्या कर सकता है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो है, जो कि मेन एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना, रूरल इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है, एग्रो टूरिज़म उसको सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, उसको हेल्प कर सकता है कहीं ना कहीं दूसरे इकोनॉमी के साथ compete करने के लिए। अभी यहाँ पे थॉमस जेफरसन देखो क्या बोलते हैं, द स्मॉल लैंड होल्डर्स आर द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द स्टेट। जो छोटे किसान होते हैं ना, जिनके पास छोटी सी ज़मीन होती है, वो लोग सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रीशियस मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो एक स्टेट का, ठीक है। डेफिनेशन देखिए एग्रो टूरिज़म का, एग्रो टूरिज़म इज़ द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट्स टू द रूरल एरिया फॉर लीजर ट्रैवल एंड स्पेंडिंग। तो जो अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं ना, जिनके पास वीकेंड से ईयरली बेसिस पे कुछ 1 मंथ और 1.5 मंथ्स का जो टाइम होता है, ठीक है, जैसे गर्मियों के सीज़न में उनके पास वेकेशन, समर वेकेशन का जो टाइम होता है, तो एग्रो टूरिज़म एक ऐसा आइडिया है जहाँ पर वो ये सोच रहे हैं कि अर्बन यूथ्स को जो वो उनका फ्री टाइम है, जो लीजर टाइम है, वो कहीं ना कहीं आकर एग्रीकल्चर के अंदर स्पेंड करेंगे, एग्रीकल्चर को देखेंगे, समझेंगे, अपनी क्यूरियोसिटी को, अपने वीकेंड से एक्साइटमेंट को कहीं ना कहीं वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस के साथ में देखेंगे, समझेंगे।
तो इससे क्या होगा, उनको नॉलेज जनरेट होगा, एक हेल्प होगा, आइडिया मिलेगी। एंड दूसरा जो चीज़ें हैं, जो एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट द थिंग इज़। एग्रो टूरिज्म इज़ अ कमर्शियल एंटरप्राइज एट अ वर्किंग फार्म। एग्रो टूरिज्म क्या है, कमर्शियल एंटरप्राइज है वर्किंग फार्म्स के अंदर रैंच और एग्रीकल्चरल प्लांट कंडक्ट, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि बहुत बार कॉलेजेस में भी ऐसा होता है कि बहुत बार कॉलेजेस क्या करते हैं, ट्रिप पे लेके जाते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। लोनावाला एंड वेरियस अदर प्लेसेस पे वो ट्रिप में लेके जाते हैं, जहाँ पर वी कैन से कि स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे होती है, ठीक है। कभी कभी बच्चों को ये भी बताया जाता है कि लोनावाला, महाबलेश्वर, माथेरान एंड ऑल, ये ट्रिप पे जाते हैं, 2 डेज ट्रिप पे जाते हैं। वहाँ पर बच्चों को क्या इंडस्ट्री सेटअप है, फिर क्या उसमें कैसे काम हो रहे हैं, प्लस उसके अंदर वहाँ पर स्ट्रॉबेरी वगैरह की जो खेती होती है वो कैसे होती है, फार्मर्स का इंटरव्यू करने को बोलते हैं, फिर सारा डेटा कलेक्ट करने के लिए बोलते हैं रिलेटेड टू द फार्म एंड द स्ट्रॉबेरी। फिर बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो ट्रिप वगैरह में ऑर्गेनाइज हो जाती है, स्कूल्स कॉलेजेस ऑर्गेनाइज कर देते हैं, 2 दिन या 3 दिन की जो ट्रिप होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या, एक तरीके से कनेक्टिविटी जनरेट करने का काम यहाँ पर चल रहा है। बट वो 2 दिन और 3 दिन की ट्रिप में उतना नॉलेज नहीं जनरेट हो पाता जितना होना चाहिए। आपको सिर्फ नॉलेज ही नॉलेज होगा, आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है। हैंड ऑन एक्सपीरियंस के लिए जो आपके पास लीजर टाइम है फॉर 30 डेज और 50 डेज एंड ऑल, उसका वो आपको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। प्लान कंडक्ट फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ विजिटर्स दैट जनरेट सप्लीमेंट इनकम ऑफ फॉर द ओनर। सो नॉर्मली ये जो एग्रो टूरिज्म है कमर्शियल एंटरप्राइज है, जहाँ पर एग्रीकल्चरल प्लांट अगर रहेगा तो वहाँ पे वहाँ पर लोगों को विज़िट करके उनका जो फन टाइम है वो विजिटर्स एंजॉय कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो फार्मर्स है उसके लिए एक सप्लीमेंट इनकम हो सकता है उसके लिए, ठीक। तो ये एक एग्रो टूरिज्म का कंसेप्ट है जो कहीं ना कहीं we can say it is somewhere or the other, it will also become familiar and famous with the people among the जैसे टाइम और आगे जाएगा। एग्रो टूरिज्म इन महाराष्ट्र में देखते हैं क्या है महाराष्ट्र में। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज़ अ पॉइनियर स्टेट टू डेवलप एंड प्रमोट एग्रो टूरिज्म इन द कंट्री। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र जो स्टेट है ना वो एक पॉइनियर है। पॉइनियर का मतलब क्या है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने एग्रो टूरिज्म का कंसेप्ट को प्रमोट करने का काम किया है, डेवलप करने का काम किया है एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रो टूरिज्म और एग्री टूरिज्म और एग्रो टूरिज्म एज इट इज़ डिफाइंड मोस्ट ब्रॉडली इन्वॉल्व्स any agriculturally based operation or activity that brings visitors to the farm। एग्री टूरिज़म या एग्रो टूरिज़म जो भी बोल लो आप, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन किया है ब्रॉडली, और वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ विजिटर्स को फार्म तक कहीं ना कहीं लेकर आते हैं। जैसे बहुत बार होता है कि जब समर वेकेशन होते हैं तो हम लोग बहुत सारे रूरल आप पार्ट्स में जाते हैं महाराष्ट्र के, यहाँ पर अल्फांसो मैंगो हो गया या डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के ऑफ मैंगोज़ हो गए। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, फार्मर्स उनको केयर करते हैं, उसको तोड़ने का काम करते हैं, उसको पैक करने का काम करते हैं, फिर उसको डिफरेंट मार्केट्स में लेके जाके सेल करने का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिल सकती हैं विजिटर्स को। एग्री टूरिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ निच टूरिज्म दैट इज़ कंसिडर्ड अ ग्रोथ इंडस्ट्री इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द फिलीपींस, ठीक है। तो एग्रो टूरिज्म का जो कंसेप्ट है वो एक ऐसा कंसेप्ट है जो अभी डेवलपिंग स्टेज के कैटेगरी के अंदर चल रहा है, और वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बट ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स एंड फिलीपींस ऐसे कई सारे डेवलप्ड नेशन है जहाँ पर इस तरीके का प्रोग्राम और इनिशिएटिव चल रहा है। सो एग्रो टूरिज्म में भी प्रमोट हो रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें ना तो इजरायली टेक्नोलॉजी और इजरायली मैकेनिज़्म एंड इजरायली वे ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में बहुत फेमस है, ठीक है। इज़राइल के पास जहाँ पर पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, द वाटर दैट दे हैव अवेलेबल इज़
प्योरली वाटर दैट इज़ सॉल्टी इन नेचर, ठीक है। उसके बाद उनके पास उतनी एग्रीकल्चरल लैंड अवेलेबिलिटी भी नहीं है, बट फिर भी इज़राइल अपनी टेक्नोलॉजी के बल पर उन्होंने ना सिर्फ एग्रीकल्चर को किया है, बट उनका इरिगेशन, उनका ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट और उनकी जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट होती है वो सबसे बेस्ट होती है। तो कहीं ना कहीं इंडियन फार्मर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इज़राइल भेजकर वी कैन से उनका जो पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर है वो कहीं ना कहीं समझने का और सीखने का एक मौका दिया है, जहाँ पर वो लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं और वो टेक्नोलॉजी इंडिया में अडॉप्ट कर सकते हैं। ये जो ड्रिप इरीगेशन का कंसेप्ट है ये कहीं ना कहीं फॉरेन कंसेप्ट है, जहाँ पर 70% ऑफ वाटर एक फार्मर सेव कर सकता है, ठीक है, ड्रिप इरीगेशन। सो कहीं ना कहीं और ये जो पॉली हाउस करके होता है एग्रीकल्चर, पॉली हाउस एग्रीकल्चर, ये भी कैसे इजरायली टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड है, ठीक है। तो इज़राइल में पॉली हाउस करके टेक्नोलॉजी जहाँ पर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करके क्वालिटी ऑफ आउटपुट मिलता है एग्रीकल्चर में। उसी तरीके से राजस्थान कैसा एक बेस्ट एग्जांपल है, राजस्थान एंड पंजाब आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ पॉली हाउस, क्योंकि और डिफरेंट पार्ट्स में अगर आप जाओगे तो पॉली हाउस नहीं देखने को मिलेगा, बट राजस्थान में आपको मिलता है एंड इवन इन पंजाब में भी आपको पॉली हाउस देखने को मिलता है, जहाँ पर उन फार्मर्स के पास में नॉलेज और एक्सपीरियंस है इज़राइल में जाके देखने का और समझने का, और वो लोग यहाँ पर वो चीज़ें कर रहे हैं। एक्सपीरियंस जो उनका है वो प्रैक्टिकली वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल फार्मर्स हु आर डूइंग द फार्मिंग, जो ट्रेडिशनल मेथड में जो फार्मिंग करते हैं उन लोगों का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हैंड ऑन एक्सपीरियंस है और ये एक कहीं ना कहीं टूरिज़्म के बेस एज अ टूरिज़्म भी डेवलप किया जा सकता है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। यहाँ पर बिसाइड्स ग्रोइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट देर आर मेनी अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू मैनेजिंग अ फार्म बिजनेस, ठीक है। सिर्फ उगाना और बेचना ही नहीं, बट बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती है जो मैनेज करनी होती है जिसके पास फार्म्स है उसके बिजनेस से रिलेटेड। बिजनेस प्लानिंग, फाइंडिंग लैंड, मैनेजिंग एम्प्लॉयज़, record keeping, adhering to the regulation, ensuring crops and preparing for a rainy day and retirement all fall under the heading of farm management, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें जो फार्म मैनेजमेंट के अंदर आती है, जैसे कि प्लान करना बिजनेस को, ठीक है, लोकल फाइंडिंग लैंड, ठीक है, लैंड अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरों के लैंड पर भी फार्मर्स एग्रीकल्चर करते हैं। एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं सीडिंग्स लगाने के टाइम पे, वीकेंड से फिर उनकी तुड़ाई करने के लिए, फिर उनको मार्केट में लेके जाने के लिए तो एम्प्लॉयज़ चाहिए, उनका रिकॉर्ड कीप करना होता है, ठीक है। अडेयरिंग टू द रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशंस भी चीज़ें होती है जो मैनेज करनी होती है। क्रॉप से रिलेटेड अभी तो पहले तो इंश्योरेंस नहीं होता था क्रॉप्स का, लेकिन अभी फार्मर्स के पास में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि जो भी फार्मर्स कोई भी क्रॉप लगा रहा है तो उससे रिलेटेड इंश्योरेंस करा सकता है। यानी अनड्यू एनवायरनमेंट में जहाँ पर वीकेंड से उनके फार्म्स में हैवी रेन होने की वजह से या फ्लड की वजह से या ड्राउट की वजह से उनकी जो फार्म से बर्बाद हो जाते हैं, उनका जो एग्रीकल्चर आउटपुट तबाह हो जाता है, उससे रिलेटेड इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस करती हैं और अगर ख़राब हो जाने पे फार्मर्स को कहीं ना कहीं कंपनसेशन मिल जाता है, ठीक है। मैन प्रिपेयरिंग फॉर अ रेनी डे, ठीक है, रेनी डे के लिए आपको पता है डिफरेंट ऑलरेडी प्रिपरेशन चालू हो जाती है 15 दिन 20 दिन पहले, रेन स्टार्ट होने के पहले, और जैसे रेन होता है सारे फार्मर्स अपने फार्म पे ट्रैक्टर से उसको प्लव करके और सीड्स डालने का काम कर देते, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी है वो फार्म मैनेजमेंट के कैटेगरी में इंक्लूडेड है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ इन एग्रो टूरिज़्म में, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है एग्रो टूरिज़्म के अंदर। सबसे पहले आउटडोर रिक्रिएशन देखते हैं। आउटडोर रिक्रिएशन में ट्रैकिंग होता है, फिर फिशिंग होता है, हंटिंग भी होता है, वाइल्ड लाइफ स्टडी भी करते हैं, हॉर्स बैक राइडिंग। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आउटडोर रिक्रिएशन में कहीं ना कहीं बंदों को वीकेंड से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ट्रैकिंग भी कहीं ना कहीं ये एग्रो टूरिज़्म में ही आता है, क्योंकि अगर आप वीकेंड से
ट्रैकिंग के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट और एक सूटेबल प्लेस चाहिए तो वो आपको रूरल एरियाज़ में ही देखने को मिलता है। फिर एजुकेशनल एक्सपीरियंस में अगर हम बात करें तो फार्मिंग द एक्सपीरियंस लाइक राइस प्लांटेशन, ठीक है, मैंने बताया था ना दूसरे स्टेट्स में अभी जो सीज़न चल रहा है अकॉर्डिंग टू द सीज़न राइस का प्लांटेशन होता है। तो टीचर्स एंड जो अदर फार्मर्स जो एक्सपीरियंस फार्मर्स हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं रिलेटेड टू राइस प्लांटेशन। फिर कुकिंग एक्सपीरियंस ऑन चूल्हा, ठीक है, जैसे मैंने होम साइंस की बात की थी तो उसके अंदर बच्चियों को स्पेशली गर्ल्स को इनकरेज करते हैं कि दे शुड नो हाउ टू कुक द फूड, हाउ टू स्टार्ट द थिंग्स। तो चूल्हा वगैरह जो है वो गांव का एक वेकेंट से मिट्टी का बना होता है एंड उसके अंदर उन लोगों को एक्सपीरियंस देते हैं हाउ टू कुक द फूड। अगर मान लो गैस नहीं है या कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, सो इन दैट सिचुएशन दे हैव टू वर्क, ठीक है। फिर एंटरटेनमेंट पर्पस में हम बात करें तो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स लाइक हुर्दा पार्टी इन महाराष्ट्र। तो वी कैन से न्यू क्रॉप्स आने के बाद में हार्वेस्टिंग का जो सीज़न होता है न्यू क्रॉप्स का, उसको कटिंग करते हैं। फिर उसको रिलेटेड ओनम है, पोंगल है एंड महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो हुर्दा पार्टी है। सो ऐसे सारी चीज़ें हैं जो एंटरटेनमेंट के कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर लोग अच्छी अच्छी चीज़ें बना के भगवान को वीकेंड से लगा के एंड सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की अगर हम बात करें तो फार्म में स्टे करना, गाइडेड टूर्स एंड आउटफिटर सर्विसेज, ठीक है। तो टूर्स एंड आउटफिटर सर्विसेज को भी प्रोवाइड करने का काम कैसे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में आता है, ठीक है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा पहले के टाइम पे जो फार्मर्स होते थे ना वो क्या करते थे, सारा दिन जो उनके फार्म होते थे ना, एक बार उन्होंने सीड्स डाल दिए और छोटे छोटे क्रॉप्स आ गए तो वो लोग सारा दिन उसी लैंड में ही बैठे रहते थे। छोटी सी बोलते ना एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना के उसी के ऊपर एक खाट रख के सारा दिन बैठे रहते थे, क्योंकि जो वीकेंड से चिड़ियाँ होती थी वो क्रॉप्स पे बैठ के उनको खा के वो थोड़ा सा परेशान करती थी, तो उसके लिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फार्म्स के अंदर वीकेंड से फार्मर्स डेली बेसिस पे वो लोग जुड़े रहते हैं, एंगेज ही रहते हैं कहीं ना कहीं जब तक वो हार्वेस्ट ना कर ले, ठीक है। ऑन फार्म डायरेक्ट सेल्स में बात करें तो यूपी कॉपरेशन और रोड साइड स्टैंड, ठीक है। यूपी कॉपरेशन में जब आ जाता है तो नॉर्मली जब फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या जो भी फार्म ने लगाए हैं तो जो भी चीज़ें एट द एंड हो गई हैं, तैयार हो गई, तो यूपी कैटेगरी के अंदर में उनकी तोड़ाई का काम, उनको पॉलिश करने का काम, उनको प्रॉपरली स्टोर करके पैक करने का काम। फिर रोड साइड स्टैंड्स में वीकेंड से कि एक कैटेगरी ऑफ सेलिंग का भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, तो डायरेक्ट सेल्स की कैटेगरी में आता है। हैप्पी कस्टमर्स विल डेफिनेटली रिटर्न, दे ऑल्सो टेल देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट द फार्म। तो जो खुश होंगे कस्टमर रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वो तो खुश है ही है, बट उसके साथ साथ वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को भी इन्फॉर्म करते हैं। फार्मर्स कैन ऐड वैल्यू टू द गेस्ट एक्सपीरियंस बाय ऑफरिंग देम रिफ्रेशमेंट। फार्मर्स क्या कर सकते हैं, वो अपने गेस्ट से जो भी है वो उनका जो एक्सपीरियंस है उनको वो शेयर करके उनके लिए कुछ रिफ्रेशमेंट्स का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, सो दैट विल बी अ बेटर ट्रीटमेंट फॉर दिस पीपल दोज हु विल कम एज अ विजिटर, ठीक है। दे कैन सेलेक्ट द प्रोडक्ट दैट कॉम्प्लीमेंट्स व्हाट दे प्रोड्यूस ऑन फार्म। कॉम्प्लीमेंट के तौर पे जो उनका बेस्ट प्रोडक्ट होगा जो फार्म से उन्होंने निकाला रहेगा वो एक तरीके से वो दे सकते हैं, ठीक है। सच एज अ मिल्क और बटर सैम्पल या फ्रेश फूड या फ्रेश फ्रूट जूस जो भी उनके पास है। जैसे स्ट्रॉबेरी है तो स्ट्रॉबेरी का एक छोटा सा वी कैन से बॉक्स पैक करके अगर रिफ्रेशमेंट के तौर पे अगर वो उनको एज अ कॉम्प्लीमेंट अगर गेस्ट को देते तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर जब वो होगा तो फिर से वो आने का काम करेंगे। विद टाइम एंड क्रिएटिविटी फार्मर कैन एक्सपैंड देयर रिक्रिएशन एंटरप्राइज, ठीक है। टाइम है क्रिएटिविटी के हिसाब से कहीं ना कहीं वो अपनी चीज़ों को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो फन entertaining activities such as a contestant adult and children classes or game. Children love straw maze, pumpkin painting and screwer saucer crow
मेकिंग, अडल्ट में एंजॉय हिस्टोरिक डिस्प्ले एंड क्लासेस ऑन द पेंटिंग। सो नॉर्मली जो बच्चे होते हैं, बच्चों को तो काफ़ी चीज़ें पसंद होती है, जैसे कि स्ट्रॉ मेज खाना, पम्पकिन पेंट करना, सॉसर मेकिंग करना, ठीक है। तो स्कैरक्रो पेंटिंग करना, जैसे मटके पे एक पुतला बनाते और उसको मटके से डिज़ाइन करके और खेतों में लगा देते ना, वो सारी चीज़ें। और अडल्ट्स को जो होता है वो हिस्टोरिक डिस्प्ले, यानी अगर एक ऐसा एरिया जहाँ पर किला है या उसकी हिस्ट्री है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो बड़े उसको जानने या नॉलेज इन्फॉर्मेशन गेन करने में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। क्लासेस ऑन पेंटिंग, तो वी कैन से पेंटिंग पे क्लास अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, या जो भी उनका जो प्रोडक्ट वाइज है वो कहीं ना कहीं एक एंटरटेनमेंट के पर्पस से वो उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एग्रो टूरिज़्म की कैटेगरी के ही अंदर आ जाती है। सो वी हैव कंप्लीटेड द कंसेप्ट ऑफ एग्रो टूरिज़्म, ठीक है ना। इसके बाद हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट रह जाता है, जैसे इंट्राप्रेन्योर करके है, ठीक है। इंट्राप्रेन्योर देखते हैं क्या है। एन इंट्राप्रेन्योर इज़ एन एम्प्लॉय हु हैज़ द अथॉरिटी एंड सपोर्ट हिज कंपनी एम्प्लॉय टू इम्प्लीमेंट हिज ओन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडिया। तो ये जो इंट्राप्रेन्योर होते हैं ना, ये एक एज अ वी कैन से बोल सकते हैं ये एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी होते हैं, जिनके पास ये अथॉरिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयर को सपोर्ट कर सके अपने इनोवेटिव आइडिया, क्रिएटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हिज आइडिया और द प्रोडक्ट मे और मे नॉट अर्न इमीडिएट रेवेन्यू फॉर द कंपनी। एम्प्लॉय की जो आइडिया है मे भी हो सकता है कहीं ना कहीं इमीडिएट रिटर्न्स ना मिले, ठीक है ना। स्टिल द एम्प्लॉय कीप रिसीविंग हिज सैलरी, ठीक है ना। एम्प्लॉय क्या करेगा, सैलरी रिसीव करते रहेगा। तो इंट्राप्रेन्योर मतलब क्या, वो एक ऐसा एम्प्लॉय होता है जो एम्प्लॉयर को अपना खुद का आइडिया और इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, और अगर उसके आइडिया से इमीडिएट रिटर्न अगर नहीं मिल रहा है एम्प्लॉयर को, तो भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उसको जो सैलरी है उसको मिलती रहनी चाहिए। स्टिल द एम्प्लॉयज़ कीप रिसीविंग हिज सैलरी। So the main difference between an intrapreneur and entrepreneur is that the latter takes financial risk, while the entrepreneur does not have to invest any capital from his pocket. तो यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस दिया हुआ है बिटवीन इंट्राप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर इज दैट क्या है, टेक्स फाइनेंशियल रिस्क वाइल एंटरप्रेन्योर डज नॉट हैव टू इन्वेस्ट कैपिटल। जो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर ENTRE एंटरप्रेन्योर है, वो क्या करते हैं, वो अपना पैसा कैपिटल जो है वो लगाते हैं और रिस्क उठाते हैं। लेकिन जो इंट्राप्रेन्योर है, INTRAPRENUR, जो इंट्राप्रेन्योर यानी जो एम्प्लॉय जो है वो अपना सिर्फ आइडिया देने का काम करता है और कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करता। यानी इसके अंदर पूरा का पूरा रिस्क किससे एसोसिएटेड है, इंटरप्रेन्योर से रिलेटेड है, ना कि इंट्राप्रेन्योर से, ठीक है। पूरा का पूरा जो कैपिटल है, पूरा का पूरा जो पैसा है वो एंटरप्रेन्योर के पॉकेट से जाता है। कंपनी प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। मेनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वेयर एम्प्लॉयज़ आर एनकरेज टू यूज़ देयर क्रिएटिव एबिलिटीज़, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को अपने क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज़ को वीकेंड से इनकरेज करते हैं, लेके आए कुछ ना कुछ न्यू बिजनेस प्लान्स एंड पॉलिसीज़, कुछ ना कुछ न्यू प्रोडक्ट्स, टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी। सच एन आइडिया और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में फेच ग्रेट प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो आइडिया या प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी जो भी लेके आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लार्जर बेनिफिट्स फेच करने का काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। काइनेटिक इंडिया, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा सम ऑफ द सच कंपनीज हु एनकरेज एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, जैसे काइनेटिक इंडिया हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी हो गई, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो एंटरप्रेन्योर के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करती है, और ना सिर्फ अडॉप्ट करती है बट उनको एनकरेज करने का भी काम करती हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है बाय गिफोर्ड पिंचोइल, ठीक है। इंट्राप्रेन्योर आर द ड्रीमर्स हु टेक हैंड्स ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग इनोवेशन ऑफ एनी काइंड विद इन अ बिजनेस।
तो एंटरप्रेन्योर क्या है, ये लोग एक ड्रीमर है, ड्रीम करते हैं ये लोग, ठीक है, जो हैंड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं क्रिएटिव आइडियाज़ को बिल्टअप करने के लिए विद इन द बिजनेस एरा, ठीक है। और ये जो है बाय रिच एंड पीटर्स, इनका देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप इज एन एंटरप्रेन्योरशिप विच विद इन एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योर क्या है, एक तरीके का एंटरप्रेन्योर ही है जो कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है। तो इनके हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आइडिया एंटरप्रेन्योर का हो या एंटरप्रेन्योर का हो, किसी का भी आइडिया हो, जब बिजनेस में एक बार अडॉप्ट हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस को रिवॉर्ड और अवार्ड देने का काम करता है। सो दैट इज़ ऑल द कंसेप्ट अबाउट एंटरप्रेन्योर। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई रहेंगी। नीचे देखोगे तो आपको चैप्टर का समरी दिया हुआ है, ठीक है, ये समरी आप लोगों को गो थ्रू करना है और उसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज दिया हुआ है, ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 3 एंड नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 4। थैंक यू।